हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे द्रव्य गुण विज्ञान चैप्टर 1 के बारे में। इसको मैं आपको इजी ट्रिक और क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाऊंगा। अब किस चीज़ का क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पर द्रव्य की निरुक्ति, द्रव्य का लक्षण और द्रव्य का पंचभौतिकत्व जो होता है, द्रव्य के पंचभौतिकत्व को हम क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन के साथ में समझेंगे। यहाँ पर आयुर्वेद क्या बोलता है, मॉडर्न क्या कहता है, मेरी पर्सनल लैंग्वेज क्या कहती है, साथ में एक बीच का शानदार एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा कि हर द्रव्य के अंदर किस तरह से पंचमहाभूत इन्वॉल्व रहते हैं। साथ ही बात करेंगे द्रव्य की प्रधानता की। इसके अंदर भी आपको मैं एक सामान्य लैंग्वेज में यूज होने वाले, सामान्य हमारे तौर तरीके में यूज होने वाले एग्जाम्पल को देके आपको समझाऊंगा। इस तरह की यूनिक तरीके से आपको समझाऊंगा, बुकिश लैंग्वेज से हट के एक अलग लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आप आसानी से याद कर पाएं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर द्रव्य की निरुक्ति के बारे में। द्रव्य की निरुक्ति के अंदर लिखना है आपको ध्रुवगतो धातु। ठीक है, क्या लिखना है? ध्रुवगतो धातु। ध्रुवगतो धातु से ही क्या बना है? द्रव्य बना है। ठीक है, गति से गमन और प्राप्ति अभिप्रेत है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने ध्रुवगतो, गतो का मतलब गति, तो गति का मतलब क्या? तो गति से यहाँ पर गमन और प्राप्ति अभिप्रेत है। मीन्स यहाँ पर गति का अर्थ दो चीजों में ले सकते हैं, गमन और प्राप्ति। अब भाई गमन कैसे और प्राप्ति कैसे, तो उसको समझते हैं। अर्थात जिसके प्रयोग से रोग दूर हो जाए। ठीक है, गमन मतलब चला जाना, जिसके प्रयोग से रोग दूर हो जाए, रोग जो है दूर चला जाए। ठीक है, और व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति करे, व्यक्ति को स्वास्थ्य के लाभ, स्वास्थ्य का लाभ मिले, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाए, ये दोनों काम जो करता है वही क्या है? द्रव्य है। तो द्रव्य क्या है? ध्रुवगतो धातु, जिसमें गतो मीन्स गति, और गति भी दो अर्थ में, गमन और प्राप्ति। गमन किसका जाना? शरीर से रोगों का जाना, और प्राप्ति किसकी होना? स्वास्थ्य की प्राप्ति होना। ये दोनों चीजें जिसके अंदर होगी वही क्या है? द्रव्य है। चलिए आगे बात करते हैं द्रव्य का लक्षण। अब द्रव्य का लक्षण क्या होता है, तो यहां पर एक मोस्ट आईएमपी श्लोक आपको याद करना है, जो आपको फर्स्ट ईयर से लगा के फाइनल ईयर तक काम आएगा। वो है यत्राशिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत्तद्रव्यम। क्या श्लोक है? यत्राशिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत्तद्रव्यम। अब इसके अंदर क्या, इसका मतलब क्या? यत्राशिता, जिसके अंदर आश्रित हो, कौन? कर्म गुणा, कर्म और गुण किसके अंदर आश्रित हो? कारणम समवाय यत्तद्रव्यम, द्रव्य के अंदर क्या होना चाहिए? जिसके अंदर कर्म और गुण आश्रित हो वो द्रव्य कहलाता है। और आश्रित किस रूप में होने चाहिए? समवाय रूप में होने चाहिए। अब यहाँ पर डाउट आता है वापस, समवाय का मतलब क्या? समवाय का मतलब होता है कि ऐसा संबंध जिसको कुछ भी कर लो लेकिन अलग नहीं किया जा सकता, दो चीजों के बीच पाया जाने वाला ऐसा संबंध जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता, वही क्या है? समवाय है। तो यहाँ पर लिखना है कि जिसमें गुण और कर्म आश्रित हो तथा जो अपने कार्य द्रव्यों का समवायी कारण हो वह द्रव्य कहलाता है। मीन्स अपने कार्य द्रव्यों का समवायी कारक हो। कार्य द्रव्यों का मतलब जो द्रव्य के अंदर काम करने वाले गुण हैं, द्रव्य हैं, उनसे क्या हो? द्रव्य की बॉन्डिंग हो, ऐसा संबंध हो जो कभी अलग ना हो। मीन्स हम कोई भी द्रव्य अगर यूज करेंगे तो वो जो काम उसके अंदर है, जो गुण है, वो हमेशा दिखाएगा, कभी भी अलग नहीं होंगे। एक एग्जांपल और देके बताता हूं। देखिए क्या होता है, एक मिट्टी का घड़ा है। ठीक है, मिट्टी का घड़ा है तो उसके अंदर मिट्टी मीन्स मृत्तिका और तंतु जो फाइबर है उनका क्या है? बॉन्ड है, उनको अलग नहीं कर सकते। क्या एक मटके के अंदर से मिट्टी को और उनके बीच की जो बॉन्डिंग है, जो तंतु है, उसको अलग किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता। यही क्या है? समवाय संबंध है। और इसको ठीक से समझें तो देखिए यहां पर हम बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है? द्रव्य के अंदर गुण और कर्म आश्रित होता है। ठीक है, तो
तो द्रव्य कौन है हमारा, मटका। और मटके के अंदर गुण क्या रहता है, शीतलता, शीत गुण है उसके अंदर। तो क्या मटके से शीत गुण को अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। उसी तरह देखिए मटके का अंदर कर्म क्या होता है, वो पानी को स्वादिष्ट बनाता है, शीतलता प्रदान करता है और मिट्टी के जो सारे गुण रहते हैं वो उस पानी के अंदर ट्रांसफर कर देता है, किसके थ्रू, मटके के थ्रू, मिट्टी के थ्रू। तो क्या इन चीजों को अलग किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। तो यही क्या है, समवाय संबंध। इसी तरह इसको द्रव्य पे अप्लाई करें तो मान लीजिए द्रव्य हमारे पास क्या है, हरितकी। तो हरितकी का गुण कैसा रहता है, लघु रुक्ष। ठीक है, तो हरितकी जब भी यूज करेंगे तो लघु रुक्ष गुण वो दिखाएगी ही शरीर के अंदर। कभी लघु रुक्ष गुण को हम अलग हरितकी से नहीं कर सकते। उसी तरह कर्म की बात करें तो दीपन और अनुलोमन करती है। तो हरित की हमेशा जब भी यूज की जाएगी वो लघु और रुक्ष गुण को शरीर के अंदर बढ़ाएगी, साथ ही साथ दीपन और अनुलोमन भी करेगी। क्योंकि हमने अभी बात की है कि द्रव्य के अंदर गुण और कर्म आश्रित रहते हैं। तो यहाँ पर क्या द्रव्य कौन है, हरितकी, और गुण और कर्म जो लघु और रुक्ष, दीपन और अनुलोमन है, ये क्या है, उस द्रव्य के अंदर आश्रित गुण और कर्म है। तो इस तरह से आपको द्रव्य के लक्षण समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द्रव्य का पंचभौतिकत्व। ठीक है, अब इसी को मैं समझाने वाला था आपको कि आयुर्वेद क्या बोलता है, मॉडर्न क्या बोलता है, मेरी पर्सनल लैंग्वेज क्या बोलती है। एक बीच का एग्जाम्पल देके हम समझेंगे किस तरह से क्या होता है, तो उसको पूरा समझाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आचार्य चरक ने बोला है कि सर्वद्रव्यम भौतिकम अस्मिन् अर्थे। ठीक है, क्या बोला है उन्होंने, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, मीन्स दुनिया में पाए जाने वाले सभी द्रव्य, कोई भी द्रव्य हो, वो सभी किससे मिलकर बने हुए, पंचमहाभूत से। ठीक है, तो यहाँ लिखना है आचार्य चरक के अनुसार सभी द्रव्य पांचभौतिक है, क्योंकि सभी द्रव्य चिकित्सा में निर्जीवावस्था में प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात उनमें कारण द्रव्यों में से केवल पंचमहाभूत रहते हैं, उनमें मन, आत्मा, दिक्, काल का कोई भी समावेश नहीं रहता। तो देखिए चिकित्सा में निर्जीवावस्था में यूज होते हैं, मीन्स तो हरित की अगर ले रहे हैं, आम्ल की ले रहे हैं, या कोई भी द्रव्य जो चिकित्सा में प्रयोग किया जा रहा है वो सजीव है क्या, नहीं है, तो उसको निर्जीव अवस्था में यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर पंचमहाभूत तो है। लेकिन जो अन्य बचे हुए, हमको पता है कि कारण द्रव्य कितने होते हैं, 9 होते हैं, पंचमहाभूत 5 तो एक हो गए, बाकी कौन हो गए, मन, आत्मा, दिशा और काल। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि मन, आत्मा, दिशा और काल इसके अंदर नहीं होते, होते कौन है, ओनली पंचमहाभूत। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये कैसे प्रूफ किया जाए कि खाली 5 महाभूत होते हैं, तो उसको भी अभी समझेंगे। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई पंच महाभूत कैसे बने। तो देखिए क्या होता है, भौतिक सृष्टि विकास क्रम में परमाणु अवस्था में व्याप्त आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आपस में मिलकर द्वयणुक या त्रसरेणु बनाते थे, जिससे धीरे धीरे महाभूत का निर्माण हुआ। इसे और स्पष्ट करें तो यहाँ पर पंच तन्मात्रा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए सिंपल सा समझिए, पहले हम बात कर रहे हैं क्या कि जैसे ही सृष्टि का निर्माण हुआ, महाप्रलय की कंडीशन बनी, या जैसे ही विकास क्रम हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, तो हुआ क्या, जो परमाणु अवस्था में, वर्ड के ऊपर फोकस करिए, मैं क्या बोल रहा हूं, परमाणु अवस्था में जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी थे, उन्होंने क्या किया, अपने अपने अणु से मिलते गए। जैसे आकाश हो गया तो वो अपने 2 अणुओं से मिल गया या 3 अणुओं से मिल गया, और उसने क्या कर दिया, महाभूत का निर्माण कर दिया। लेकिन वो एक्चुअल में महाभूत नहीं था। ठीक है, तो उसके अंदर क्या किया, वापस से तन्मात्रा जो होती है, पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका समावेश किया गया ताकि वह एक्चुअल फॉर्म में आ सके। तो आकाश के लिए क्या हुआ, शब्द की जरूरत पड़ी, वायु के लिए शब्द और स्पर्श की जरूरत पड़ी, अग्नि के लिए शब्द, स्पर्श और रूप की जरूरत पड़ी, जल के लिए शब्द, स्पर्श, रूप और रस की जरूरत पड़ी, और पृथ्वी के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की जरूरत पड़ी। अब इनसे क्या हुआ, इस प्रकार पंच तन्मात्राओं की सहायता से महाभूत का निर्माण हुआ। लेकिन ये जो महाभूत बने, ये द्रव्यों को बनाने में समर्थ नहीं थे, तो पुनः महाभूत का
अर्ध अंश और बाकी बचे महाभूत का अष्टमांश मिलाकर मुख्य महाभूत की रचना करने में समर्थ हुए। अब इसको समझाता हूँ। अब यहाँ पर पहले हम बोल रहे हैं कि भैया परमाणु मिल गए, उससे भी महाभूत नहीं बना। पंच मात्राओं को समावेश कर दिया तो भी महाभूत नहीं बना। महाभूत बना लेकिन क्या हुआ, वह द्रव्य को निर्माण करने में वो कैपेबल नहीं था। तो अब क्या किया जाए, तो इन्होंने क्या बोला कि उसके बाद आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि जो मुख्य महाभूत था उसका तो आधा भाग और बचे हुए महाभूत का अष्टमांश मीन्स 1/8 पार्ट मिलाकर क्या होगा, मेन महाभूत बनेगा। एग्जाम्पल के रूप पे देखिए, यदि आकाश महाभूत को एक्चुअल आकाश महाभूत को बनाना है तो आकाश का आधा भाग और बाकी सारे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी अलग अलग इंडिविजुअल 1/8 लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह यदि पृथ्वी महाभूत बनाना है तो पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी महाभूत है उसको आधा भाग लेना है, बाकी सारे बचे हुए महाभूत का 1/8 भाग लेना है। अब जैसे मैं बोल रहा था आपको कि किस तरह से जैसे किसी को समझाना पड़े, कोई आपसे पूछ ले कि भाई आप बोल रहे हो कि हर चीज के अंदर पंच महाभूत है, हर द्रव्य पंचभौतिक है, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? एक जनरल तरीके में बताओ कि वास्तव में जैसे मैं अनाज खाता हूँ, खाना खाता हूँ, तो इसके अंदर पंचमहाभूत कैसे हैं? ये भी तो द्रव्य हैं। तो उसको समझाने का एक तरीका आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, किसी भी बीज को जमीन के अंदर बोते हैं। ठीक है, जमीन के अंदर बोते हैं, भूमि के अंदर बोते हैं, तो भूमि के अंदर क्या है, भार है, और भूमि क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी का उस बीज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, मीन्स पृथ्वी के जो गुण हैं उस बीज के अंदर आ गए, मीन्स पृथ्वी महाभूत उस बीज के अंदर चला गया। अब हम क्या करते हैं, बीज को उगाने के लिए पानी भी देंगे, तो पानी हम दे रहे हैं मीन्स उसके अंदर जल महाभूत भी यूज हो रहा है, तो जल महाभूत भी बीज के अंदर चला गया। फिर क्या हुआ, वह बीज जैसे ही अंकुरित होकर बाहर निकलेगा तो बाहर कहाँ निकला, खाली स्थान में, और जहाँ भी ख मीन्स खाली स्थान है वो क्या है, आकाश महाभूत। तो आकाश की भी इन्वॉल्वमेंट उस प्लांट के अंदर हो गई। देन उसके बाद क्या हुआ, उसको उस प्लांट को जीवित रहने के लिए उसका खाना बनाना पड़ेगा, मीन्स वो किसके थ्रू बनेगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनेगा। और फोटोसिंथेसिस के लिए हमको क्या चाहिए, धूप चाहिए, सनलाइट चाहिए। और लाइट मीन्स क्या हो रहा है, अग्नि आ रही है, गर्मी आ रही है, तो वो क्या कर रहा है, अग्नि महाभूत भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। और साथ ही साथ में प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, मीन्स वायु का भी कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। मीन्स पांचों महाभूत मिल रहे हैं। पृथ्वी के अंदर बोया, पानी दिया, जल आ गया, खाली स्थान के अंदर अंकुरित होकर बाहर निकला, आकाश आ गया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू सनलाइट को ले लिया, अग्नि आ गई। और वापस बात करें तो वायुमंडल का भी उसके ऊपर प्रभाव बढ़ रहा है, ऑक्सीजन CO2 का भी उसके अंदर कोरिलेशन बैठ रहा है, तो वायु भी उसके अंदर चली गई। तो जो उस प्लांट से बीज बना, मान लीजिए हमने गेहूं ही बनाया, तो गेहूं हम खाने के रूप में ले रहे हैं, तो क्या गेहूं के अंदर पंचमहाभूत नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने आपको पूरा मैंने समझा दिया कि किस तरह से उसके अंदर महाभूत गए हैं। तो ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आती है। यही हर चीज़ के ऊपर लागू होती है, ओनली गेहूं के ऊपर लागू नहीं होती। यदि हम सेब खाते हैं तो सेब भी उसी प्रोसेस से बना हुआ है। कोई भी प्लांट ओरिजिन ले लो, वो सभी इसी तरह से बनी हुई है। मीन्स अभी हम उनका पत्ते लें, उनके बीज लें, फ्रूट लें, तना लें, कुछ भी लें, सभी के अंदर महाभूत है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब आपके माइंड के अंदर ये डाउट आता है कि सर ये चीज़ तो हो गई, पर नॉनवेज के अंदर कैसे आ जाएगा फिर महाभूत? तो देखिए, नॉनवेज के अंदर जैसे मान लीजिए हम मटन की बात करें, तो कोई बकरी है, बकरा है, तो वो भी क्या कर रहा है, वापस जो वेजिटेरियन प्लांट्स है, जो प्लांट है उनको एब्जॉर्ब कर रहा है, उनको खा रहा है। तो प्लांट के अंदर महाभूत से मीन्स उसकी बॉडी के अंदर भी महाभूत गए, तो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी महाभूत चले गए, मीन्स उसके जो मांस है उसके अंदर भी पंचमहाभूत है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, एक और डाउट आता है कि सर जो डायरेक्ट नॉन वेजिटेरियन ही एनिमल है उनके अंदर कैसे जाएगा? तो देखिए, चेन चलती जा रही है। ठीक है, प्लांट ओरिजिन बनी, प्लांट ओरिजिन को वेजिटेरियन एनिमल ने खाया और नॉन वेजिटेरियन ने
फिर वापस क्या किया, वेजिटेरियन एनिमल को खाया, तो ये पंच महाभूत की डायरेक्ट क्या बन रही है, चेन बन रही है, जिससे हमको पता चल रहा है कि सभी के अंदर क्या हो रहा है, लगातार पंच महाभूत का आदान प्रदान हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई ये चीज़ भी समझ में आती है कि यार ठीक है, महाभूत कैसे बना, उसके अंदर कैसे महाभूत गए, जनरल एग्जाम्पल से भी समझ गया, लेकिन मॉडर्न में कैसे माने। तो देखिए मॉडर्न के अंदर क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो मानते हैं, ये तो सभी मानेंगे, कोई भी व्यक्ति हो सभी मानेगा। तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हो गई उसके अंदर छोटा सा छोटा चीज़ भी हो गई तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है। तो यहाँ पर सबसे पहला ये देखिए, हमने सभी ने पढ़ा है कि क्या होता है, हर द्रव्य के अंदर हर छोटे से छोटे पार्ट के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तो क्या होता है, किसी भी कंटेंट कोई भी ले लें तो उसके अंदर क्या होता है, मोलिकुलर वेट तो होता है, मीन्स भार तो है, गुरुता तो है, मीन्स पृथ्वी महाभूत उसके अंदर है, ये तो मानना पड़ेगा कि मोलिकुलर वेट है, भार है, गुरुता है, तो उसके अंदर पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है। सेकेंड देखिए क्या होता है कि जो ऑर्बिटल है उसके अंदर क्या हो रहा है, लगातार कक्षा में क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चक्कर लगाना मीन्स क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, और वा गति गंधनयो, गति करना किसका गुण है, वायु का गुण है, वात का गुण है, मीन्स वहां पर क्या हो रहा है, वायु महाभूत की प्रधानता भी है। तो गुरुता से पृथ्वी आ गई, गति कर रहा है मीन्स वायु है। तीसरी चीज हम देखते हैं कि हमेशा क्या होता है, जल का काम क्या होता है, बांध के रखना, एक आबंध बना के रखना। तो यहाँ पर देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कभी भी अभी अपने न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाता, हमेशा न्यूक्लियस को टारगेट बना के, एक केंद्र बना के, सेंटर बना के लगातार उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। मीन्स न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में एक आबंध है, एक जोड़ है, एक संबंध है, और संबंध बनाने का काम कौन कर रहा है, जल कर रहा है, मीन्स जल महाभूत भी वहां पर है। नेक्स्ट देखिए, लगातार यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चक्कर लगा रहा है तो क्या डायरेक्ट चक्कर लगा सकता है, विदाउट एनर्जी चक्कर लगा सकता है, बिल्कुल नहीं। एनर्जी है तभी वो चक्कर लगा पा रहा है, और एनर्जी है मीन्स क्या है, वहां पर अग्नि महाभूत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या होता है, जो ऑर्बिटल है, जो कक्षा है जिसके अंदर लगातार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो वो क्या है, खाली स्थान है। खाली स्थान मीन्स ख मीन्स आकाश, तो आकाश महाभूत की प्रधानता भी है। तो यहाँ पर देखिए जो छोटी से छोटी इकाई आपका मॉडर्न मानता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी के अंदर रहते हैं, छोटी सी छोटी चीज के अंदर रहते हैं, लेकिन हमने वहां पे भी बता दिया कि किस तरह से उसके अंदर भी पंच महाभूत इन्वॉल्व है। और कोई भी चीज ले लो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है, एक कंकड़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, ऑर्बिटल है, मीन्स वहां पर पंच महाभूत भी है। तो ये चीज सिद्ध होती है कि सर्वद्रव्य पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, जो हमारे आचार्यों ने बहुत साल पहले बोल दिया था। तो ये चीज क्लियर होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं द्रव्य का प्राधान्य। ठीक है, द्रव्य की प्रधानता को समझते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ये सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाए तो हम यहाँ पर थोड़े बहुत पॉइंट इसके अंदर मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप एग्जाम के अंदर लिख पाए। तो सबसे पहला है व्यवस्थितत्व। व्यवस्थितत्व मीन्स व्यवस्थित होना, एक निश्चित क्रम में व्यवस्था होना। अब उसका मतलब समझिए, द्रव्य के स्वरूप में स्थिरता रहती है, जबकि उसमें आश्रित गुण और कर्म अव्यवस्थित होते हैं। तो क्या बोल रहा है कि जो द्रव्य रहता है वो हमेशा स्वरूप में स्थिरता रखता है, लेकिन उसके अंदर पाए जाने वाले, उसके अंदर आश्रित जो गुण और कर्म रहते हैं अव्यवस्थित रहते हैं। अब कैसे, एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, आम्र उत्पत्ति काल से अंत तक आम्र ही रहेगा, मीन्स स्थिरता है, लेकिन उस
उसमें आश्रित रूप, रस और गुण इत्यादि परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए स्थिरता होने के कारण द्रव्य प्रधान है। अब देखिए, कोई आम हम ले रहे हैं तो आम जब से बना है और जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक आम ही रहेगा, उसके स्वरूप में चेंज नहीं होगा। लेकिन वो क्या चीज हो रही है, उसके अंदर जो गुण और कर्म है, पहले कच्चा है तो खट्टा हो सकता है, पकेगा तो मीठा हो सकता है, पहले ग्रीन कलर का है बाद में येलो कलर का हो सकता है, तो वहां स्थिरता नहीं है गुण कर्म के अंदर। लेकिन जो स्वरूप है, जो द्रव्य है, वो आम है, आम आम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए द्रव्य प्रधान है। इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यवस्थितत्व। नेक्स्ट देखिए, आश्रयत्व। द्रव्य आश्रय है, रसादी इसमें आश्रय लेकर रहते हैं। रसादी द्रव्य के आश्रित होने से परतंत्र और द्रव्य स्वतंत्र होकर आश्रय देने कारण प्रधान है। अब देखिए, द्रव्य क्या है, आश्रय है, ठीक है, जगह देने वाला है, किसको, गुण और कर्म को। तो भाई जो जगह दे रहा है वो तो बड़ा है ना, जो जगह ले रहे हैं वो छोटे हैं, तो हमेशा बड़ा कौन रहेगा, जो जगह दे रहा है। तो आश्रय कौन है, द्रव्य है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि द्रव्य आश्रय है इसलिए प्रधान है। लेकिन गुण कर्म उसके अंदर उसकी जगह लेकर रह रहे हैं, किराया दे के रह रहे हैं, तो मकान मालिक कौन है, द्रव्य है, तो द्रव्य हमेशा प्रधान रहेगा। एक और एग्जाम्पल से समझिए, यदि बुखार हमको उतारना है, ठीक है, तो बुखार उतारना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैरासीटामोल देना पड़ेगा, ठीक है, तभी टेम्परेचर उतरेगा। क्या डायरेक्ट टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है। टेम्परेचर कम करना पैरासीटामोल का गुण है, लेकिन द्रव्य कौन है, पीसीएम ही है, तो पहले पीसीएम देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, आरंभ सामर्थ्य। चिकित्सा या व्यवहार में आरंभ की योग्यता द्रव्य में है, रसादी में नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे हम ट्रीटमेंट के रूप में लें या व्यवहार में लें तो क्या हो रहा है, जो आरंभ है, जो स्टार्टिंग है, वो कौन करता है, द्रव्य के अंदर ही वह योग्यता है, वो एबिलिटी है। रस, रसादी जो है, रस हो गए, गुण हो गए, कर्म हो गए, इनके अंदर नहीं है। एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि विदारी गंधादि वर्ग को लाकर कूट के पकाओ, तो यहाँ पर विदारी गंधादि वर्ग के द्रव्य का बोध होता है, न कि उसमें प्रेजेंट रसादी का, कि उसके अंदर कौन सा रस है, गुण है। ये तो नहीं बोलेंगे कि इस रस को बना के लेके आ जाओ या इस गुण को बना के लेके आ जाओ, वो बनाना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों किसके अंदर रह रहे हैं, द्रव्य के अंदर। इसलिए हमेशा स्टार्टिंग किससे होती है, द्रव्य उससे होती है। द्रव्य कौन, विदारी गंधादि वर्ग, तो विदारी गंधादि में विदारी कंत तो आ रही है, बाकी उसके अंदर कौन कौन से द्रव्य आते हैं उनका भी बोध हो गया। तो हमेशा प्रारंभ कौन हो रहा है, स्टार्टिंग कौन कर रहा है, द्रव्य कर रहा है, इसलिए प्रधान है। इसके अंदर भी देखें तो पीसीएम, जो पैरासीटामोल वाला एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया वही आता है, ठीक है। डायरेक्ट आप टेम्परेचर कम करने वाला कोई गुण या कर्म होता ही नहीं है, आपको पैरासीटामोल लेनी पड़ेगी, द्रव्य लेना पड़ेगा, तभी जाके टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है विकल्प सामर्थ्य। विकल्प सामर्थ्य का मतलब क्या, कल्क, कषाय आदि विविध कल्पनाएं द्रव्य की ही होती हैं, रसादी की नहीं होती, इसलिए द्रव्य प्रधान है। अब देखिए, द्रव्य हम यूज करते हैं, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझे, पैरासीटामोल को ही लें तो पैरासीटामोल टेबलेट के फॉर्म में भी आ रही है, पैरासीटामोल को सायरप के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है, इंजेक्शन के रूप में भी ले सकते हैं, तो अलग अलग फॉर्म है। उसी तरह द्रव्य के लिए हम बात करें आयुर्वेद के अंदर, कल के रूप में भी यूज कर सकते हो, स्वरस के रूप में भी यूज कर सकते हो, फांट के रूप में भी यूज कर सकते हो, यवागु, पेया, मंड, बहुत सारी कल्पनाओं के अंदर सिद्ध करके आप यूज कर सकते हो। लेकिन क्या गुण को और कर्म को अलग से बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यहाँ पर विकल्प सामर्थ्य मतलब बहुलता, अलग अलग तरह की प्रिपरेशन बनाने की वजह से द्रव्य प्रधान है। नेक्स्ट देखिए, शास्त्र प्रमाण्य। शास्त्र प्रमाण मतलब थ्योरेटिकली भी बोला गया है कि द्रव्य प्रधान है, शास्त्र में भी द्रव्य ही प्रधान रूप में निर्दिष्ट है, रसादी नहीं, ठीक है। मिश्रक अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने मातुलुंग, अग्निमंत आदि द्रव्यों का निर्देश दिया है, रसादी का नहीं,
तो ठीक है, मिश्रक अध्याय के अंदर आचार्य सुश्रुत बोलते हैं मातुलुंग, मातुलुंग मतलब जो नींबू होता है उसके लिए बोला गया है कि वो भी क्या है, द्रव्य है। अग्निमंत्र भी क्या है, द्रव्य है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि इसके अंदर मधुर रस है या क्या है, इसका अनुलोमन कर्म है, ऐसा कभी नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला, हमेशा शास्त्र प्रमाण के अंदर ये बोला मातुलुंग अग्निमंत्र, ठीक है, मीन्स द्रव्य को प्रायोरिटी दी है। इसलिए शास्त्र प्रमाण भी मिलता है कि हमेशा क्या है, द्रव्य प्रधान है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें क्लियर होती है। यहाँ पर हमने निरुक्ति देख ली, साथ ही साथ लक्षण देख लिया, पंच महाभूत किस तरह से वर्क करते हैं उसको समझ लिया, और प्रधानता भी मैंने आपको समझा दी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने